इंडिया वाला इंडिया में रह के नेक्स्ट की एग्ज़ाम दे रहा है, आप बाहर से आके नेक्स्ट की एग्ज़ाम दोगे। तो ऐसा है कि जब आप इंडिया से बाहर से यहाँ आते हो, एक अलग कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में आप जाते हो। क्या स्कोप है एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए अगर वो रशिया या अब्रॉड से कहीं से आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है? 20 ईयर्स एगो नियर अबाउट अभी 2024 है, 25 में 20 साल हो जाएंगे मेरी रशिया की जर्नी स्टार्ट हुए। आपने अपने करियर में काफ़ी आगे डेवलपमेंट्स देखा है, आप पर्सनली भी डेवलप हुए हैं। जब हम गए थे तब ना व्हाट्सअप था, ना इंटरनेट कॉलिंग थी, ना मोबाइल्स हुआ करते थे। बच्चे को अब्रॉड के नाम पे सिर्फ अब्रॉड बताया जाता है, या एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस किए तो लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है, एमबीबीएस के आगे बहुत सारी दुनिया है। किस किस पड़ाव पे क्या क्या चैलेंजेस आता है और उसको आपने कैसे हैंडल किया और कैसे आगे बढ़े? तब तो स्ट्रगल ऐसा था कि भाई आप जो कर रहे हो वो सच में वैलिड है क्या, इंडिया में रिकग्नाइजेशन है क्या, वहाँ के डॉक्टरों को आता है क्या, वहाँ के बच्चे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। मतलब एक एक सीढ़ी के बाद अगला सीढ़ी दिखेगा आपको। मेडिकल जर्नी बहुत लंबी है, तो इस जर्नी में आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ कि आज भी मैं कुछ न कुछ नया लर्न करते जा रहा हूँ। आज मैं रशिया से पास आउट होके इंडियन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। Hello everyone, I am Amit on behalf of Rus Education, and today we have another guest, Dr. Nitin Sarnagat sir, alumni of Tver State Medical University. So let's welcome Dr. Nitin and know about his experience and his learnings throughout the years. माई सेल्फ डॉक्टर नितिन शरनागत, और मेरा एमबीबीएस रशिया से हुआ है और मेरा एमडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ एसोसिएट प्रोफेसर एंड रनिंग माई ओन हॉस्पिटल एंड आई कंप्लीटेड डीसीएच ऑल्सो। तो आज मैं रशिया से पास आउट होके इंडियन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एंड इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एज अ एसोसिएट प्रोफेसर करके वर्कअप में हूँ एंड हॉस्पिटल से भी अटैच हूँ। ओके सर, सो आप रशिया में काफ़ी टाइम पहले ऑलमोस्ट 15 ईयर्स 10 to 15 ईयर्स 20 ईयर्स एगो 20 ईयर्स अगो आप रशिया में थे। 2005, तो 20 ईयर्स एगो नियर अबाउट अभी 2024 है, 25 में 20 साल हो जाएंगे मेरी रशिया की जर्नी स्टार्ट हुए एंड जर्नी वाज वेरी मच चेंजिंग कि जो अभी इस साल रशिया के लिए जाने के लिए बच्चे सोच रहे हैं, उनकी एज शायद से 2005 में उन्होंने, अगर वो पास है, यानी 2005 की मेरी बैच है, तो आप उस हिसाब से पकड़े तो वो बॉर्न भी नहीं हुए थे तब मैं रशिया गया था। तो उस टाइम का सिनेरियो अगर कुछ बता पाएँ और अभी जब आप रशिया जाते हैं तब क्या क्या बदलाव हुआ है? काफ़ी समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली है। जब हम गए थे तब ना व्हाट्सअप था, ना इंटरनेट कॉलिंग थी, ना मोबाइल्स हुआ करते थे, ना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एंड बाकी इसकी चीज़ें होती थी। तो हम खत लिखा करते थे कॉलेज में जाते हुए, कॉलेज से अगर घर से पैसे मंगाने हैं तो घर पे उन सारी चीज़ों के लिए यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता था। अभी तो उनकी जर्नी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बच्चे अभी जा रहे हैं एंड मोस्टली रूस एजुकेशन जैसे वर्कअप है वो आज से 20 साल पहले भी था। तो ये सारी चीज़ें उस समय से चलते आ रही हैं एंड उस समय जब जब हम गए थे तब तो स्ट्रगल ऐसा था कि भाई आप जो कर रहे हो वो सच में वैलिड है क्या, इंडिया में रिकग्नाइजेशन है क्या, वहाँ के डॉक्टरों को आता है क्या, वहाँ के बच्चे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। तो वी आर सो मच वरीड अबाउट एवरीथिंग, बट एक्सपोजर बहुत कम था तब। हाँ, एक्सपोजर नहीं था एंड बहुत सारे लोगों को ये अल्टरनेटिव वे टू गेट एमबीबीएस पता ये नहीं। नहीं पता था। अभी एक्सक्लूसिवली काफ़ी बच्चों को पता है, बाकी सारी चीज़ें हैं एंड प्रेजेंटली नेक्स्ट की एग्ज़ाम आ रही है, तो नेक्स्ट के एग्ज़ाम से इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो भी नेक्स्ट की एग्ज़ाम देंगे, फॉरेन स्टूडेंट भी नेक्स्ट की एग्ज़ाम देंगे। लेकिन ये जो अब्रॉड जाने की ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो 2021 के बाद की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं आती। बच्चे को अब्रॉड के नाम पे सिर्फ अब्रॉड बताया जाता है। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी है, बहुत स्ट्रगल वाला कंडीशन अभी नहीं रहा, बट एक क्या बोलते हैं, एक फंसने वाली सिचुएशन हो सकती है, यानी एक ट्रैप में बच्चा अटक सकता है। तो वो ना हो, इस वजह से सोच समझ के एडमिशन बच्चों ने करना चाहिए।
ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि आप 2005 से 2011 तक थे रशिया में, जी। आपका एमबीबीएस उस टाइम चल रहा था। उसके बाद से आपने अपने करियर में काफ़ी आगे डेवलपमेंट्स देखा है, हाँ। आप पर्सनली भी डेवलप हुए हैं, आपने इतना कुछ देखा है, तो उस बेसिस पे आप कैसे गाइड करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को कि किस किस पड़ाव पे क्या क्या चैलेंजेस आता है और उसको आपने कैसे हैंडल किया और कैसे आगे बढ़े? बेसिकली 2011 के बाद जब तुम इंडिया आते हो, मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्ज़ाम निकाली, मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया पीजी एग्ज़ाम निकाली, मैंने ऑल इंडिया पीजी थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में मैंने एमडी के लिए एनरोल हुआ, एमडी वहाँ से कंप्लीट की, एसोसिएट प्रोफेसर तक ये सारी जर्नी चलती रही। और बेसिकली ऐसा है कि जब आप इंडिया से बाहर से यहाँ आते हो, एक अलग कंपटीशन वर्ल्ड में आप जाते हो। जब आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्कॉलर थे और वहाँ गए। तो आपको जो स्कॉलर बच्चे हैं उनके कॉम्पीट में आना ज़रूरी है। इसकी वजह से आप ओन मोटिवेशन के साथ आपको बाकी एक प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है कि हमने जो रास्ता चला उस समय पे हमने हमारे सीनियर्स थे, काफ़ी लंबे समय से रशिया लोग जा रहे हैं, तो हमारे सीनियर्स थे, उनका गाइडेंस था। बहुत सारे मेंटोर्स बनते हैं आपकी ये सारी जर्नी में, वो मेंटोर्स मैटर करते हैं कि आपको किस तरीके से किस राह पे जाना है, क्योंकि एमबीबीएस ये एकमात्र एंड नहीं है। उसके बाद आपको स्पेशलिटी करनी है, सुपर स्पेशलिटी करनी है, मेडिकल जर्नी बहुत लंबी है। तो इस जर्नी में आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ कि आज भी मैं कुछ ना कुछ नया लर्न करते जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर 2011 में इंडिया आने के बाद एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली, फिर इंटर्नशिप जिस कॉलेज को मैं छोड़ के गया था उसी कॉलेज से इंटर्नशिप कंप्लीट की, लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज नागपुर से। देन उसके बाद डीसीएच के लिए गया, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। देन मुझे लगा कि नहीं, मुझे एमडी करना ही चाहिए और गवर्नमेंट से एमडी करना चाहिए। तो 2015 में मैं एमडी के लिए एनरोल हुआ। 2015 में एमडी में एनरोल होने के बाद 18 तक की मेरी एमडी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद की जर्नी में मैंने क्लिनिकल कार्डियोलॉजी की फेलोशिप, देन अपने हॉस्पिटल्स एंड बाकी और हॉस्पिटल्स में अटैच रहते हुए गवर्नमेंट वर्कअप भी कंटिन्यू रखा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आपने बताया, तो ये क्या उस टाइम पे बैक देन जब ये प्रोसेस चल रहा था, तब क्या आपको एंड गोल, आपका जो एंड गोल क्लियरली दिखता था या फिर उस टाइम? बेसिकली ऐसा था कि 2011 में आने के बाद एमबीबीएस के बाद आगे क्या, ये वाला क्वेश्चन सभी को होता है। सभी को होता है। बट ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को 2011 में एज अ मेडिकल ऑफिसर करके गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मैं ऑप्ट किया था। देन मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट करते हुए आई थिंक कि दिस इज़ नॉट मी टू मेड फॉर, तो मुझे लगा कि मुझे इससे आगे भी बढ़ना चाहिए। देन आई डिड पीडियाट्रिक्स वर्कअप में ये किया, फिर एमडी गवर्नमेंट से की। तो इस ड्यूरेशन में हमेशा एक एक स्टेप के बाद तुम्हारे को स्टेप नज़र आती है। एक दिन में वर्ल्ड नहीं बनता। एंड देन रोम नॉट मेड इन रोम वाज नॉट मेड इन अ डे। तो वो है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर के नैया नाव पार नहीं होती। ये वाली जो बात है, ये मान के जो चलता है उसी को आगे मंजिल मिलती है। मतलब एक एक सीढ़ी के बाद अगला सीढ़ी दिखेगा आपको। वही आपको आज, पहले जो बच्चे जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करने आते हैं या मिलते हैं, तो दे यूज़ टू आस्क कि भैया एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस किए तो लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है, एमबीबीएस के आगे बहुत सारी दुनिया है और आप एक प्रॉपर चैनल से जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो 2021 का जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती। इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है। बेसिकली एक बहुत बड़ा रैंडम क्वेश्चंस आता है बच्चों से कि सर नेक्स्ट तो अभी इंडिया वालों के लिए भी है, रशिया वालों के लिए भी है, तो ये तो अच्छा हो गया कि रशिया से करके आ रहे हैं, है ना? तो वो वाला क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि भाई देखो, इंडिया वाला इंडिया में रह के नेक्स्ट की एग्ज़ाम दे रहा है, आप बाहर से आके नेक्स्ट की एग्ज़ाम दोगे, तो इस चीज़ में आपकी स्टडी डबल हो जाएगी, है ना? तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाई होती है, जहाँ पे नेक्स्ट का गाइडेंस फर्स्ट ईयर से मिलता है, जहाँ पे आपको इंडियन फैकल्टी आके पढ़ाती है या फिर इंडियन फैकल्टी वहाँ पे नेक्स्ट की कोचिंग कराती है, जहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर एंड एफएमजी पासिंग रेट अच्छा है,
वही यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंक है वही यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना आज के डेट में अनिवार्य है। अदरवाइज बहुत चीप यूनिवर्सिटी के डायरेक्शंस में जब बच्चे जाते हैं वहाँ पे उनकी करिकुलम इंडिया के हिसाब से नहीं है तो वो रशियन पैटर्न में पढ़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम तो नेक्स्ट की देनी है। तो इस तरीके से उनका एक ओन कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ने जा रहे हो, एंड गोल तो इंडिया में आके रजिस्टर्ड होना है। तो अगर इंडिया में ही रजिस्टर्ड होना है तो आपको इस चीज़ की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ नेक्स्ट की स्टडी हो रही है क्या, वहाँ पे आके इंडिया में आके प्रैक्टिस के लिए आपको ये मिल रहा है क्या। एंड सिंपली बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर इंडिया में आने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था अगला हाँ। कि क्या स्कोप है एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए अगर वो रशिया या अब्रॉड से कहीं से आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है, देखो अभी तो और एक पैसे कितना कमाते हैं? पैसे कितना कमाता हाँ, है, ये सबसे एक्चुअली सबका मेन गोल एंड एम होता है पैसा कितना कमाता है। तो देखिए जैसे आप इंडिया में एफएमजी या नेक्स्ट की एग्ज़ाम देके रजिस्टर्ड होते हो तो आप एक इंडियन ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट लाइसेंसिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आपको जो सैलरी इंडियन ग्रेजुएट को मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। तो पैसे तो इक्वली ही होते हैं। लोगों का ये होता है कि सर डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, आप बाहर से पढ़े हो, आप इंडिया से नहीं पढ़े हो। तो देखो डिस्क्रिमिनेशन ये साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। आज भी इंडिया में कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है इसका आंसर वो पर्सन ही दे सकता है, वो एरिया दे सकता है, ठीक है। अगर मेरे कॉलेज का बच्चा अगर मुझे कहीं मिलता है तो आई एम वेरी टू मच एफिलेटेड विथ हिम क्योंकि वो मेरे कॉलेज का है। तो वो एक बात रहती है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, बट बात यह है कि आप अगर अपने कर्मों से अच्छा वर्कअप कर रहे हो, यानी आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आपका वर्किंग अच्छा है, आप क्या डिलीवर कर रहे हो। बहुत सारे इंडियन ग्रेजुएट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 250 का इंटेक है, 250 स्टूडेंट है। 250 स्टूडेंट की जब बैच निकलेगी तो सभी के सभी टॉप डॉक्टर नहीं बनते, है ना। तो बात यह है कि ग्रास रूट से उठ के अगर आप बड़े बनना चाहते हो तो आपको ओन कैपेबिलिटी लाना पड़ेगी और अपने गोल्स और अपने एम्स सेट रखने पड़ेंगे। दैट्स माय एडवाइस फॉर द न्यू स्टूडेंट हु विलिंग टू गो अब्रॉड। सर एक और क्वेश्चन जो हमारे माइंड में भी है, पेरेंट्स के माइंड में भी है, स्टूडेंट्स के माइंड में भी है कि ये ओवर द ईयर्स एफएमजी का जो पासिंग रेट है, सक्सेस रेट है, वो इम्प्रूव तो हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत कम है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और आपका क्या सुझाव है कि कैसे ये इम्प्रूव हो सकता है? सी अब्रॉड इज़ अब्रॉड, इंडिया के बाहर जो भी है वो अब्रॉड है। तो यूनिवर्सिटी हर कंट्रीज़ में थी, है ना, कि बहुत सारी कंट्रीज़ है, या रशिया छोड़ के भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। ये एक पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई आप जो कॉलेजेस जा रहे थे तो पहले एंट्री का वो हिंदी में कहावत है ना, पेड़ लगे बबूल का तो आम कहाँ से पाए, है ना। तो पहले जाते थे नीट नॉन क्वालिफाई भी चला जाता था, या फिर नीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता था, सिर्फ 50% 12वीं में मार्क होने चाहिए थे। तो अगर पोटेंशियली कैलिबर अगर पर्सन है तो अगर वो जाएगा तो वो आके इंडिया में आउटपुट दे पाएगा। तो मेन ऐसा है कि अभी अच्छे बच्चे जाने शुरू हुए। सेकेंडली उनको एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन आना शुरू हुआ, एग्ज़ाम की कोचिंग वहाँ पे मिलने लगी। फॉर एग्जांपल ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जैसे ओरेनबर्ग का रेट अगर पकड़े आप तो उसका 40+ % ऑफ रेट है, और एवरेज ऑल ओवर इंडिया का एफएमजी का पासिंग रेट 18 से 20% है। तो बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी जो डबल से ज़्यादा इनपुट दे रही है, पर्म का 35+ है, मारी का भी इम्प्रूविंग है। तो बेसिक ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे इनपुट डलेगा वहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो पहले ऐसा होता था कोई भी बच्चा उसी हिसाब से चले जाता था। ये फ़िल्टर होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इंडिया के पेशेंट्स आर उनकी लाइफ एक सेव करने के लिए फ़िल्टर होना ज़रूरी है। और ये फ़िल्टर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को या एनटीए को एक ये भी है कि उसके बारे में अपन नहीं भी बोले तो भी सबको पता है। तो एक ये है कि बच्चे अभी मेहनत करने लगे, उनको ओरिएंटेशन है और एक प्रॉपर गाइडेंस उन्हें 6th ईयर तक मिलता है कि भाई ये एग्ज़ाम देनी है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से उसके लिए स्टडी कर दो। तो बच्चे जो करते हैं उसका 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट तो मिलेगा। ओके, तो सर अभी जो फ्रेश स्टूडेंट्स जो नीट क्वालिफाइड हैं और वो चाहते हैं कि रशिया से एमबीबीएस करें, तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना होता है कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले, अगर आप ब्रेक डाउन करके बताएं तो पहली चीज़ होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी सेफ़ है क्या, ठीक है। यूनिवर्सिटी सेफ़ मीन्स उसका लोकेशन कहाँ पे,
सेकेंड Geographical जियोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है। सेकेंड ही कि वहाँ का एफएमजी पासिंग रेट क्या है, किस हिसाब से उनका एफएमजी का पासिंग रिजल्ट है, कि उन्होंने अब तक के कितने बच्चों को इंडिया में रजिस्टर्ड कराया। थर्ड, वो इंग्लिश स्पीकिंग है क्या, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है क्या, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी जो होगी तो ही वो नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगी। वहाँ से बैचेस इंडिया में कितनी, यानी बैचेस पास आउट होके इंडिया में अवेलेबल है क्या, क्योंकि अगर बैचेस पास है तो कल जाके अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या फिर इंडिया का कोई भी रूल बदलता है तो वो यूनिवर्सिटी इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिस्ट में ऑलरेडी है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे आपको नेक्स्ट के ओरिएंटेशन से कोचिंग मिल रही है क्या, कि अगर नेक्स्ट की ओरिएंटेशन से कोचिंग है तो आप 100% अपना आउटपुट दे पाओगे। देन क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे तरीके से आपको मिल रहा है, कितना क्लिनिकल एक्सपोजर है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कैडेवर नहीं है, कैडेवर में नहीं, डेथ बॉडी नहीं है, तो उस जगह पे अगर वो डमी पे ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल पेशेंट्स नहीं देखेगा, तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है इसकी नेक्स्ट की, वो कैसे पास करेगा। तो ये सारी चीज़ों को एंट्री करते हुए जाना चाहिए। रही यूनिवर्सिटी की फ़ी या चीपर यूनिवर्सिटी की बात, तो चीपर यूनिवर्सिटी की फ़ी रूबल में होती है और वो रूबल में फ़ी बढ़ती जाती है। एवरी ईयर रूबल इन्फ्लेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी की फ़ी बढ़ती रहेगी। तो फी एक उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं नहीं। कंपेयर टू ऑल दोज या पॉइंट्स। मेरे हिसाब से फ़ी देखो, जो 3 लाख 4 लाख का बजट बना के जा रहा है, और जब अगर डॉक्टर बन के आप 1 लाख रुपए महीना इंडिया में आके कमाने वाले हो, अगर आप 6 महीने तक नेक्स्ट एग्ज़ाम एफएमजी का या नेक्स्ट का नहीं निकालते तो आपने 6 लाख रुपए तो ऐसे लॉस कर दिए, है ना। तो मेन बात ये है कि आप अपने 6 साल बाद के करियर को देखते हुए जाओ, ना कि आज आपको क्या सस्ता लग रहा है या क्या महंगा लग रहा है। ये चीज़ें सोचते हुए जाने का ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का करियर देखो, बच्चा स्कूल में जाता है तो पेरेंट अच्छी से अच्छी कॉलेज स्कूल ढूंढते हैं कि भाई बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे मैं नहीं पढ़ा होगा तो भी पेरेंट चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी यानी अच्छे स्कूल से पढ़े, पब्लिक स्कूल हो, दिल्ली पब्लिक, अरे जो भी पब्लिक स्कूल हो जिसका अच्छा रेपुटेशन हो, जहाँ का टीचिंग एंड बाकी की डिसिप्लिन चीज़ें लाए। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डॉक्टर के लाइफ में, उसका एमबीबीएस का कॉलेज। तो कोई कह रहा है करके कॉलेज डिसाइड ना करे, कोई यूट्यूबर बताया, कोई बताया, किसी अंकल के ने बताया, किसी दादा ने बताया, या अभी सस्ता दिख रहा है, ऐसा ना सोचे। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज तुम्हारे को प्रोवाइड करेगा, 6 साल बाद अगर आप नेक्स्ट या एफएमजी पास नहीं हो तो आप इंडिया में केवल 12वीं पास हो, केवल 12वीं पास। तो 6 साल लाइफ के एंड इतना समय और पैसा, इसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो और अब्रॉड का डिसीजन लो। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ। ये थे हमारे बीच डॉक्टर नितिन सरनागत सर, वन ऑफ एलुमनाई फ्रॉम त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने आपके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।